कार्य कर रहे हैं। राजकुमारी, अम्मा, अम्मा, मैं सोमेश्वर मंदिर जा रही हूँ। बेटा, नहीं नहीं, वो तो पुटकारी को लेके आगे है, वहां पर खतरा है, वहां मत जाना। माता, तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा एक सैनिक योद्धा के रूप में हुई है, फिर चाहे कोई मलेच्छ हो या पुर्तगाली, क्या फर्क पड़ता है? जाओ सोमेश्वर मंदिर के दर्शन कर आओ। राजकुमारी जैसे ही सोमेश्वर मंदिर के दर्शन कर बाहर निकलती है तो पुर्तगाली सेना की एक टुकड़ी उसको चारों तरफ से घेर ली। कैप्टन रिबेरो और उसके साथी, आओ 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 राजकुमारी, हमसे दोस्ती कर लो, तुम्हारी शादी की व्यवस्था करा रखी है हमने, आइए। राजकुमारी तुरंत अपनी उर्मी विपन की तलवार निकालकर एक भ्रमणवार करती है। वो भ्रमणवार होते ही कैप्टन रिबेरो और उसके सैनिक पीछे की तरफ भागते हैं, लेकिन कैप्टन रिबेरो अपनी बंदूक निकालकर रानी को पकड़ने का असफल प्रयास करता है। इतने में तो राजकुमारी का दोबारा भ्रमणवार होती है। कैप्टन रिबेरो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, रो रहा था, क्यों? क्योंकि भ्रमणवार से उसकी उंगलियां कटकर नीचे गिर चुकी थी और राजकुमारी उसकी बंदूक को लेकर हवा में सरपट गायब हो गई। जब भी हमारे मन में स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है तो हमारे को ध्यान आता है 1857, हमारे को ध्यान आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चापेकर बंधु, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल, डॉक्टर एडवे। लेकिन स्वतंत्रता की नींव में अनेकों ऐसे नाम हैं जिनको कोई याद नहीं कर पाता है। ऐसी ही एक गुमनाम नायिका जिनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 500वीं जयंती मना रहा है, उनकी कहानी आज हम वर्णन करेंगे। महारानी अबक्का, चौथा राजवंश। पिता का नाम राजा वीर नरसिंह कामराज द्वितीय, गंगा राजा भी जिनको कहा गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमको ध्यान आता है कि देश समाज की स्थिति उस समय क्या थी। तो सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और गुप्ता नाम के दो भाइयों ने करी। स्वामी विद्यारायण, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, उनके सहयोग से, और धीरे धीरे विजयनगर के 5वें राजा कृष्णदेव राय हुए। उन्होंने अपने पराक्रम से पूर्वी और पश्चिमी तट को मिलाकर पूर्वी तट के 5 सुल्तानों का कुचंबर बनाकर अपने विजयनगर का विस्तार किया। धीरे धीरे विजयनगर पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। रोड पर, दुकान पर, रेल पर, जमीन पर, वहां पर सोने, हीरे, मोती, जेवरात के बिक और उनकी कीमत सोने के सिक्कों में भी जाती थी। ऐसा विशाल, ऐसा भव्य, ऐसा संसार का सबसे समृद्ध राज्य था विजयनगर। लेकिन धीरे धीरे मुगलों के आक्रमण से हमारा यह विजयनगर साम्राज्य भी पतन की तरफ जा रहा था और सारे मुगल साम्राज्य इस पर किसी भी तरीके से कब्जा करने के लिए तैयार थे। और इधर पुर्तगाली, जी हां, पुर्तगाली भारत के पश्चिम तट पर आगे बढ़ रहे थे एक विशाल फौज के साथ। पूर्णता और कठोरता ये पुर्तगालियों की पहचान थी। क्यों बढ़ रहे थे वो भारत में? तो पुर्तगाल के राजा जॉन को 1484 में पता चला एक राज्य ऐसा है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो क्यों ना ये राज्य देखा जाए, तो क्यों ना इस राज्य पे कब्जा
कब्जा ही कर दिया जाए। 1497 में 20 जुलाई को वास्को डी गामा को एक जहाज और सेना के साथ राजा जॉन ने भेज दिया था। 1498 10 अगस्त को जब वो कालीकट केरल के राज्य में उतरा तो लगभग 10 मास में पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करता हुआ दक्षिण में अरब सागर को पार करता हुआ कालीकट में उसने पैर रखा था। एक व्यापारी के नाते से वो आया था, लेकिन जो उसके पास सामान था व्यापार करने के लिए वो तो भारत के अनुकूल नहीं था, और जो सिक्के उसके पास थे वो तांबे के सिक्के थे, वो भारत में चलते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो व्यापार की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। एक घटना है अगस्त 1498 की, एक मास के आसपास कालीकट में केरल में व्यापार करने के बाद वो अपने संदेश वाहक को कालीकट के राजा मान विक्रम के पास भेजता है। संदेश वाहक जब राजा के पास जाता है तो 4 दिन इंतजार करने के बाद तो उसका नंबर आता है। बताइए क्या कहना है? हमारे राजा वास्को डी गामा ने आपके लिए उपहार भेजे हैं। ठीक है, आगे बताइए क्या कहना है? हमारे राजा जाना चाहते हैं। मैं और बताओ क्या कहना है? हमारा बहुत सारा सामान बच गया है, हम चाहते हैं इसके बदले में आप हमें कुछ गरम मसाले, कुछ दालचीनी दे दो। मसाले दालचीनी तो आपको मिल सकती है, लेकिन आपका जो सामान है वो हमारे देश के अनुकूल नहीं है, और अगर आपको गरम मसाले खरीदने हैं तो सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। ये तांबे के सिक्के हमारे यहाँ नहीं चलते हैं। और अपने राजा को कहना कि अगर केरल कालीकट के बाहर जाना है तो सीमा शुल्क चुकाना पड़ेगा। 15 दिन तक अनुनय विनय करने के बाद 29 अगस्त 1498 को वास्को डी गामा उस राज्य से बाहर आ चुका था, लेकिन यह कसर उसके मन में बैठ गई थी। क्या मुंह लेकर राजा के पास जाएंगे? अब तो वो समुद्र में ही भारतीय व्यापारियों को लूट रहा था, भारतीय जहाजों पर कब्जा कर रहा था, भारतीय मछुआरे जो छोटी छोटी नौकाओं में चल रहे थे उनको बंधक बना रहा था। जब उसकी ये हिंसक योजना भी काम नहीं आई तो उसने कोची के राजा तिरुमल वर्मा से दोस्ती का हाथ मिला। लेकिन भारत के भोले राजा वो शरणागत को तो जानते हैं, लेकिन राजहित भूल जाते हैं। न केवल दोस्ती हुई, गोदाम बनाने के लिए, व्यापार के लिए भी जगह दे दी गई, और इतिहास साक्षी है 1504 में पहला किला बना लिया था पुर्तगाली ने, और 1510 आते आते तो उन्होंने गोवा में कब्जा कर लिया था, और गोवा का नाम रोम ऑफ द ईस्ट। किस चीज का व्यापार कर रहे थे वो? आए तो गरम मसालों का व्यापार कर रहे थे। अब हथियारों सैनिक प्रदान करने का, और इसी बहाने छोटे छोटे राज्यों पर वो कब्जा कर रहे थे। और इधर 1525 में रानी राजकुमारी अबक्का का जन्म हुआ। उसके मामा तिरुमला राय ने उसको एक सैनिक योद्धा के रूप में विकसित करा। जो चोंटा राजवंश था वो एक मात्र शक्ति राजवंश था, वहां पे जो भी राजा होती थी वो माता होती। लगातार सैनिक योद्धा के रूप में, फिर चाहे भाला चलाना हो, चाहे घुड़सवारी हो, चाहे हाथी पे बैठकर भाला फेंकना हो, चाहे नौका में बैठकर युद्ध कराना हो, या फिर अग्निबाण चलाना हो, इन सब कलाओं में धीरे 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 अबक्का पारंगत हो रही थी। एक कुशल शिक्षक के माध्यम से संगीत, कला और अनेक भाषाओं का उसको ज्ञान था। प्राकृत, संस्कृत, तुलु भाषा, कन्नड़ भाषा, इन सब भाषाओं को उसको ज्ञान हो गया था। और मामा तिरुमला राय ने सोचा क्यों ना
अब्बा की बंग राज के राजकुमार राजा लक्ष्मणपा से अगर शादी करा दी जाएगी तो दोनों राज्यों की संधि हो जाएगी और 19 वर्ष की आयु में 1544 में राजकुमारी अब्बक्का रानी अब्बक्का बनके 2 राज्यों की रानी हो गई थी। एक तो कुल्लाल चोटा राजवंश और दूसरा मंगलोर की भी वो रानी हो गई थी। राजकुमार लक्ष्मणपा और रानी अब्बक्का ने मिलकर मंगलोर में मंगला महादेवी और गणेश जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। धीरे धीरे मंगलोर विकसित हो रहा था और इधर पुर्तगाली लगातार आगे बढ़ रहे थे और पुर्तगाली एडमिरल राजा लक्ष्मणपा को पत्र लिख रहा था, टैक्स देना पड़ेगा। किस बात का टैक्स? अरब सागर में घुसने का। किस बात? अरब सागर में व्यापार करने का टैक्स। रानी और राजा के इस बात के धीरे धीरे मतभेद हो रहे थे, लेकिन जब बार बार पत्र आए और पत्र में लिखा गया कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपका राज्य जलाकर राख कर दिया जाएगा, तो ना केवल राजा बल्कि इसका राज दरबार और मंत्री भी घबरा गए थे और राजा ने सबके साथ बैठकर निर्णय लिया, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन रानी ने कहा टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब राजकुमार और रानी के मतभेद नहीं, मनभेद भी हो गए थे और एक दिन रानी अब्बक्का ने अपने पति राजा लक्ष्मणपा के पैर छूकर कहा, अब हमारे रास्ते अलग अलग हो गए हैं, जीवन में पुनः भेंट होगी और मंगलोर राज के सारे ऐश्वर्य आराम को छोड़कर एक छोटे से राज्य कुलाल की तरफ रानी अब्बक्का अपने बच्चों को लेकर चलती थी और इधर पुर्तगालियों ने रानी को हल्के में लेकर एक छोटी सी सेना का कुलाल की तरफ चढ़ा दी थी। ये जो चोटा राजवंश था इसकी राजधानी थी बूंद बिंदरी, मंदिरों का एक विशाल शहर। रानी अब्बक्का दिगंबर जैन समाज से थी। अहिंसा, करुणा और सत्य उन्होंने जीवन में धारण कर रखा था। भगवान पार्श्वनाथ का एक बड़ा विशाल मंदिर बूंद बिंदरी और राज्य की उप राजधानी कुल्ला समुद्र के किनारे एक बड़ा शहर जो कि नौका गतिविधि, समुद्री गतिविधि और अरब सागर के किनारे होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र था। और इसके अलावा भगवान सोमेश्वर का एक मंदिर और उस मंदिर में एक ऐसी रुद्रशिला जो वर्षा ऋतु आने पर जैसे जैसे जल की कण कण उसके ऊपर पड़ता था वैसे वैसे वो अपना रंग और रूप बदलती थी। केवल भारत के नहीं, विदेशों से भी तीर्थयात्री उस रुद्रशिला को देखने के लिए आते। और अब पुर्तगाली रानी को हल्के में लेते हुए एक सेना आगे बढ़ रही थी। रानी को डराओ, रानी को धमकाओ, रानी डर जाएगी। डरेगी तो टैक्स देगी। किस बात का टैक्स? अरब सागर में यात्रा करने का, अरब सागर में व्यापार करने का या प्रोटेक्शन टैक्स? टैक्स नहीं, युद्ध होगा। और युद्ध भी ऐसा हुआ पुर्तगालियों का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा। ये बात तो पुर्तगालियों को हजम नहीं हो रही थी। 2 मास बाद ही पुर्तगालियों ने एक बड़ा जहाज अनेक सैनिकों के साथ भेज दिया था और इधर कुल्लाल के छोटे छोटे मछुआरे अपनी नौकाओं में कोकोनट का फाइबर इकट्ठा कर उस जहाज को चारों तरफ से घेर चुके थे। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कोकोनट फाइबर युद्ध, जब वो उल्लाल को नौकाओं ने चारों तरफ से उस बड़े जहाज को घेर दिया था तो महारानी अब्बक्का अग्निबाण से युद्ध कर रही थी। वो जहाज तो चल गया था। केवल 21 वर्ष की आयु में रानी अब्बक्का ने 2 बार पुर्तगाली
पुर्तगालियों को हरा कर भगा दिया था। अब वो तैयारी करके लिए, क्योंकि उनको ये हार बच नहीं रही थी, तैयारी करके दोबारा 1555 में एडमिरल डॉन एल्विनो डी सिल्वा के साथ एक बड़ी लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। टारगेट लक्ष्य एक ही था, रानी को गिरफ्तार करना है, रानी को बंदी बनाना है। लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन रानी उनसे रोक नहीं। रानी लगातार छापामार युद्ध नीति से आगे बढ़ रही थी। जब पुर्तगाली आगे बढ़ गए तो रानी की युद्ध नीति के कारण, रानी की राजनीति के कारण, रानी की नैतिक बल के कारण एडमिरल को तो चारों तरफ से घेर दिया गया था। अब तो एडमिरल भगा गया था और थोड़ी देर में एडमिरल अपनी सेना को छोड़कर दुमदमा के भाग निकला। सेना को तो पता ही नहीं चल रहा था हम किसके नेतृत्व में युद्ध कर रहे हैं। सेना को भी भागना पड़ा। तीसरी बार पुर्तगाली सेना हारी थी और इधर रानी सोच रही थी लगातार अगर युद्ध होते रहेंगे तो किसी दिन हार का सामना भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा राज्य तो बहुत छोटा राज्य था। जो चोंटा राजवंश केवल 200 छोटे छोटे गांव, रानी ने जितने भी नाविक थे, जितने भी मछुआरे थे, उनके सब परिवारों को सैनिक प्रशिक्षण देकर अब केवल छोटा राजवंश के 500 सैनिक नहीं, 30,000 नागरिक देश समाज की रक्षा के लिए सैनिक के रूप में क्या थे। क्यों क्या थे वो? क्योंकि महारानी अबक्का बंगलोर के राजमहल का सुख छोड़कर अपने देश के लिए ही, स्वराज के लिए ही यहाँ पर आई थी, अपने पति को छोड़। रानी अबक्का गोवा के पास में एक छोटा राज्य था, उसकी रानी चैन भैरवी देवी, जिसको इतिहास में काली मिर्च रानी भी कहा है, उसको साथ लेकर सहायता के लिए चली विजयनगर। और विजयनगर की राजधानी हम्पी 10 लाख की आबादी, बड़ी बड़ी अटालिकाएं लोग देखते ही रह जाए, दीवारें इतनी चौड़ी कि रथ उसमें दौड़ सकते हैं। रानी चैन भैरवी देवी और रानी अबक्का आपस में बात कर रही थी, क्या राजा हमें मिलेंगे? हमें राजा नहीं, राजा की दामाद आलिया रामाराव मिलेंगे। कन्नड़ में दामाद को आलिया कहा जाता है। 80 वर्षीय आलिया रामाराय हमें जरूर मिलेंगे। ऐसी बात करते करते जब वो दरबार में पहुंची और दरबार में पहुंचकर 19 साल करते हुए आगे बढ़ी तो राजा आलिया रामाराय ने कहा, तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाहे फिर वो सुरेंद्री डाकू हो या समुद्री लुटेरे, हम उनको नहीं रोक सकते हैं। महाराज, सम्राट, महामंडलेश्वर, आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है हमारी सुरक्षा करना। वो लोग हमारे व्यापारों को ठप कर चुके हैं, हमारे जहाजों को जला रहे हैं, समुद्र में कब्जा कर चुके हैं, हमारा व्यापार बंद हो सकता है। अगर तुमसे राज्य नहीं संभाला जा रहा, अगर तुम उनको नहीं रोक सकती हो तो अपना इस्तीफा दे दो, तुम्हारी जगह हम किसी और को रख लेंगे। रानी अबक्का और रानी चैन भैरवी देवी क्रोध में कांप रही थी, लेकिन विजयनगर के दरबार में कर क्या सकती है? उल्टे पांव 19 साल करते हुए दरबार से बाहर आई। रानी चैन भैरवी देवी कहती है, रानी अबक्का, अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं संघर्ष स्वयं लूंगा। रानी रुकी नहीं। चैन भैरवी देवी रानी का आशीर्वाद लेकर जाती है और कहती है, अबक्का, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे साथ आऊंगा। लेकिन रानी रुकी नहीं, रानी गई कालीकट के जमोनी राजा समुद्री पास के पास गई। सहायता राजा समुद्री पास ने कहा, बहन, जब आवश्यकता होगी तेरा भाई तेरे साथ होगा। रानी रुकी नहीं,
रानी गई बीजापुर के सुल्तान के पास। बीजापुर के सुल्तान ने भी वचन दिया सहायता का। रानी अपने दरबार में बैठी हुई सोच रही थी कि मेरे को कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो मेरी सहायता करेंगे। तो उसको ध्यान आ रहा था रानी चैन, राजा समुद्री पार, बीजापुर का सुल्तान, मंजेसर, कुंभले, भटावर, बसारू, ये सब राज्य अगर मेरी सहायता करेंगे तो मेरा उलाद सुरक्षित रहेगा, मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। और इधर पिछले के सारे हमलों से और बड़ी सेना लेकर, पिछली सारियों से सबक लेते हुए पुर्तगालियों की एक बड़ी सेना, एडमिरल, जनरल, सब साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगातार तोप के गोले दागे जा रहे थे, लगातार अरब सागर में आगे बढ़ते बढ़ते उलाद की तरफ जा रहे थे। और रानी को तो ऐसा लग रहा था अब तो हार निश्चित है, जीवन की पहली हार की तरफ रानी अबक्का बढ़ रही थी। लगातार अरब सागर से गोलाबारी हो रही थी। अचानक पुर्तगालियों ने तो सोचा भी नहीं था इस छोटे से राज्य चोटा वंश की कोई सहायता करेगा। उन्होंने देखा उनके पीछे से बहुत बड़े बड़े जहाज, बहुत बड़ी बड़ी तोपें दागे जा रही हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनको कौन दाग रहा था? तो जमोरियन राजा, समुद्री पाद का नौसेना प्रमुख किक्कर। मेरे राजा ने मुझे उलाद की सहायता के लिए भेजा है। हारा हुआ युद्ध रानी जी उसकी बड़ी बड़ी तोप के गोलों से पुर्तगालियों के सारे जहाज न केवल नष्ट हो गए थे बल्कि समुद्र में डूब। मौके पे मित्र देशों ने सहायता करी तो रानी के काम आ। लेकिन पुर्तगाली कब मानने वाले थे? पुर्तगाली तो लगातार युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहे थे। लगातार 20 वर्षों तक लगातार युद्ध चल रहा था। रानी की युद्ध नीति, रानी की छापामार नीति से रानी लगातार प्रत्येक युद्ध में जीते जाते। और इधर रानी का सपना, रानी का डरावना सपना सच हो रहा था। क्यों जल रहा था? हप्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हप्पी इसलिए जल रहा था 2365 तालकोटरा के युद्ध में विजयनगर और पुर्तगालियों की आमने सामने की लड़ाई चल रही थी। पुर्तगालियों की सेना लाखों में थी और इधर विजयनगर के 40,000 घुड़सवार, 400 हाथी, उनके साथ साथ छह भाले वाले और हाथियों की सूंड पे लंबी लंबी तलवारें वाले। हाथी तलवारों से सेना को काटते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि 90 वर्षीय राजा आलिया रामा राय के आगे आए। लगातार युद्ध के मैदान में शत्रु की सेना को काटते काटते लगातार आगे बढ़े जा रहे थे। इतने में अचानक युद्ध के मैदान में राजा आलिया रामा राय अपने हाथी से गिर गए। खाली गिरे नहीं, पुर्तगाली सेना ने तो उनको चारों तरफ से घेर लिया। खाली घेरा नहीं, उनका सर खत्म कर दिया। जीता हुआ युद्ध सैनिकों में दहशत होते हुए भी एक छोटी सी चूक से राजा के हाथी के गिरने से हार गए। और इधर जैसे ही दक्षिण के 5 सुल्तानों को पता चला, उन्होंने तो विजयनगर की सेना का उम्बर कर दिया था, कुचल दिया था। 400 साल से संसार का सबसे समृद्ध, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर विजयनगर पतन हो गया।
400 साल तक कोई मलेच्छ, कोई पुर्तगाली, कोई मुगल मातृभंगा नदी को पार नहीं कर पाया था। आज तो मलेच्छ मातृभंगा नदी को पार कर गए। विजयनगर का पतन हो गया था। अब पुर्तगाली सोच रहे थे, एक बड़ा उत्सव बना रहे थे और उत्सव बनाते बनाते सोच रहे थे अब उलाल पर जाएंगे। पहले उलाल के बंदरगाह को बंद कर देंगे, उलाल के व्यापार को नष्ट कर देंगे, फिर उस घमंडी रानी अबक्का के पर काट देंगे, उसको उड़ने नहीं देंगे। 1566 वाइसराय एटिलो जनरल जॉन पिक्सिंगटो समुद्र में लगातार आगे बढ़ रहे थे। समुद्र में जैसे ही मौसम खराब हुआ, इस युद्ध से पहले उन्होंने कालीकट में जाकर जैनोनी राजा समुद्री पात का कत्ल कर दिया था और दमन गुजरात के सुल्तान से छीन लिया था। मुंबई पर अपना कब्जा कर लिया था। पुराने कपिलेश्वर मंदिर को जलाकर उस पे चर्च स्थापित कर दिया था। लगातार वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब मौसम खराब हुआ तो उनके समुद्री जहाजों को, बड़े बड़े समुद्री जहाजों को लंगर डाला। रात के अंधेरे में रानी अबक्का, जिसकी सोच उनसे 2 कदम आगे थी, उसकी छोटी छोटी नौकाओं ने लंगर डाले हुए बड़े बड़े समुद्री जहाजों पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खराब मौसम में भी ऐसे कब्जा कर लेंगे। न केवल कब्जा करा, अग्नि बाणों से उन सारे जहाजों को नष्ट कर दिया। वो भागे बाद में तुरंत 2-3 मास में दोबारा एक बड़ी सेना लेकर गोला बारूद चलाते हुए चारों तरफ गोले चल रहे थे। लगातार सेना आगे बढ़ रही थी, भय और आतंक फैल रहा था। रानी का एकता बल, रानी की रणनीति, रानी का आत्मबल देश से ही बन रहा। रानी की युद्ध मार छापा नीति, रात के अंधेरे में कब रानी के सैनिक आएंगे, रसद लूट के ले गए। रात के सैनिक अंधेरे में आएंगे, कब मारकाट मचा के चले जाएंगे। उनको लगता था हम रानी अबक्का से नहीं, किसी भूत प्रेत से लड़ रहे। ये तो अदृश्य रानी है, इसका पता ही नहीं चलता कब आएगी, कब चली जाएगी। सैनियों में ऐसी भगदड़ मची, अपने आप सेना था। 1569 अब की बार उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। अरब सागर में ही नहीं, समुद्र के किनारे से एक सेना मैदान में, और लगातार जब तोप के गोले जा रहे थे और उनके भय और आतंक के गाने थे, चारों तरफ धड़ाम 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 की आवाज बढ़ रही थी, तो कोई उनका प्रतिकार। लोग सोच रहे थे कहां है रानी अबक्का, और वो तो आगे बढ़ते बढ़ते उलाल के महल तक पहुंच गए। लेकिन उलाल का महल तो खाली पड़ा था, कोई था ही नहीं उलाल के महल में। बिना लड़े उलाल पर कब्जा हो गया। और जनरल पिक्सेटो क्या चाहता था, शराब की बोतलें खुल गई, रंगीन सपने देख रहे थे, जश्न कर रहे थे, नाच रहे थे। और जब उलाल के गुरु पर भगवा ध्वज, जिसके एक तरफ भगवान शिव का त्रिशूल था, दूसरी तरफ डमरू था, उसको उतारने लगे, अचानक हमला। रानी सतर्क थी, रानी सजग थी, रानी के सैनिक मस्जिद में छुपे हुए। और जो एडमिरल, जो चढ़ा हुआ था जनरल जो पिक्सेटो, भगवा ध्वज को उतार रहा था, थोड़ी देर में तो उसका सर नीचे पड़ा था। ऐसी भगदड़ मच गई थी, जो रंगीन सपने ले रहे थे, शराब के नशे में चूर थे, कोई भागने भी नहीं पाया, सब खत्म। लेकिन रानी ने
उल्लाल के अपने किले पर आराम नहीं करा। अब रानी 14 किलोमीटर दूर जो मंगलोर था, जिसपे पुर्तगाली कब्जा कर चुके थे, क्योंकि अभी तक राजा रचनुपा उनसे दोस्ती कर रहा था, टैक्स दे रहा था, उसके भी किले पर वो कब्जा कर चुके थे। तुरंत रानी अपनी सेना को लेकर मंगलोर पहुंची। 14 किलोमीटर दूर वहां पर एडमिरल मस्कट्टा इनहास, जो कि किलेदार था, उसको चारों तरफ से घेर कर किले पर रानी ने कब्जा किया। लेकिन रानी रुकी नहीं, लेकिन रानी थकी नहीं। अब 100 किलोमीटर दूर पुर्तगालियों की बस्ती कंदापुर पर जाना है। एक रात और एक दिन में रानी की सेना दौड़ते हुए कंदापुर की तरफ लगातार आगे बढ़ रही थी और लगातार आगे बढ़ते हुए पुर्तगाली बस्तों को न केवल चारों तरफ से घेरा, न केवल उनकी रसद खत्म करी, बल्कि युद्ध के मैदान में भी कंदापुर बस्ती पर रानी का कब्जा। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखो, राजा रचनुपा, उसका छल, उसका बल आज पुर्तगालियों, उसने संधि के लिए रानी को बुलाया, लेकिन वो एक संधि नहीं, वो एक छल था। वो एक संधि नहीं, वो एक षड्यंत्र था। और रानी को बंदी बनी। रानी को याद आ रहा था बड़ी रानी अम्मा अबक्का। मृत्यु सैया में जब बड़ी रानी पड़ी थी, अम्मा क्या इसी तरीके से ये पुर्तगाली रोज हमें तंग करते रहेंगे, हमसे टैक्स लेके हमें लूटते रहेंगे? इनका कुछ करना हो। मैं अपना उल्लास इन पुर्तगालियों को नहीं दूंगी। ये छोटी राजकुमारी को याद आ रहा था गिरफ्तार होने के बाद कि बड़ी रानी के अंतिम समय में क्या बात हुई थी। जब बड़ी रानी अम्मा अबक्का की आंखों में आंसू आ रहे थे, अम्मा अम्मा ये रोने का समय नहीं है, ये समय है कि समाज के लिए बलिदान देने का। मैं अपना बलिदान दूंगी। मेरे मामा तिरुमला राय ने मुझे इसी दिन के लिए पैदा करा है। मैं एक सैनिक योद्धा हूं, मैं अपना बलिदान दूंगी, लेकिन अपने उल्लाल पर कब्जा नहीं होने दूंगी। बड़ी रानी अबक्का को ध्यान आ रहा था, मेरी पुत्री राजकुमारी अबक्का देश, समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए तैयार है। और बड़ी रानी पूर्ण हो गई थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। रानी को कैद खाने की ये बात ध्यान आ रही। और इधर ध्यान करें, कर्नाटक सरकार ने अनेकों डाक टिकट, नौका, नाव, समुद्री जहाजों का नाम महारानी अबक्का पे रखा। और इसी साल, क्योंकि महारानी अबक्का की 500वीं जयंती है, तो कर्नाटक सरकार ने थीसिस का एक विषय रखा है, पीएचडी का एक विषय रखा है, महारानी अबक्का। एक बहुत बड़े यात्री हुए इटली के यात्री क्रिस्टो डल्ला महारानी अबक्का से मिलने के बाद क्या कहते हैं कि अगर महारानी अबक्का नहीं होती तो भारत में अंग्रेजों का नहीं, भारत पर पुर्तगालियों का कब्जा होता। अग्निबाण चलाने वाली, यूरोपियन से लड़ने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रनायक थी और अग्निबाण चलाने वाली अंतिम महानायक थी। कैदी होने के बाद भी रानी ने सारे कैदियों को संगठित करा और कैद खाने से फरार हो गए। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखो, उल्लाल का दुर्भाग्य देखो, विदेशी षड्यंत्रों ने राजा लक्ष्मणवा के साथ उसको उसके खिलाफ सेना चली और रानी 1570 को वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसी राष्ट्र की गुजरात नायिका महारानी अबक्का चोटा राजवंश, जिसको अभ्या रानी और नारायण रानी भी कहा गया, आज हम उनके चरणों में सत नमन करते हैं।